साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक इम्पॉर्टेंट अध्याय पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 195A और सेक्शन 506 आईपीसी के ऊपर। ये दोनों ही सेक्शंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आईपीसी के अंदर, क्योंकि ये गवाहान को सुरक्षा प्रदान करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं आम इंसान को अगेंस्ट थ्रेटनिंग क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्लियर है। देखो, जब भी हम किसी केस को दाखिल करते हैं और किसी केस को कंटेस्ट करते हैं तो इस बात की बराबर जो है पॉसिबिलिटी है कि गवाहों को डराया धमकाया जा सकता है, ताकि गवाह अगर टेम्पर होंगे तो जैसा हम चाहते हैं वैसा वो बयान देंगे, जिस कारण से जो मुलजिम है वो बच के निकल भी सकता है या कोई इनोसेंट जो है वो फंस भी सकता है। जिस कारण 195 है आईपीसी की बड़ी इम्पॉर्टेंट उपयोगिता आईपीसी में है, जो इस मैकेनिज़्म से ना केवल प्रोटेक्शन देती है अपितु ये बात भी अश्योर करती है कि यदि किसी व्यक्ति ने ऐसी जहमत उठा भी ली है तो उसे गंभीर कानूनी परिणाम जो है वहाँ पर भुगतने पड़ सकते हैं। 7 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट वहाँ पर दिया गया है। साथियों, इसके बावजूद भी ऐसा देखा गया है कि अलाइक 498A या अलाइक 376 आईपीसी, इस धारा का भी जो है दुरुपयोग शुरू हो गया है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लड़की पक्ष जब अपने केस को कमज़ोर पाते हैं और उनको लगता है कि हम अपना केस जो है स्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो 195A आईपीसी को एज अ टूल जो है वो यूज़ किया जाता है। और ये आरोप पुलिस में लगाए जाते हैं कि इन व्यक्तियों के द्वारा हमें डराया गया, धमकाया गया और हम पर प्रेशर किया गया कि तुम या तो झूठे बयान दो या बयान को पलट लो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें गंभीर कानूनी परिणाम जो है भुगतने पड़ेंगे। अब बेचारा इंसान जाएगा पर अब पुलिस भी जो है प्रेशर करती कि भाई तूने धमकाया होगा, क्योंकि तेरी नीयत ही ख़राब है और तेरे विरुद्ध जो कि गंभीर आरोप हैं, अल्टीमेटली हम तुझे जो है जेल भेजेंगे। और वहीं पर वो व्यक्ति जो है घबरा जाता है, राजीनामा कर लेता है और जैसा वो लोग चाहते हैं उनके गेम प्लान के हिसाब से सब कुछ सेटल हो जाता है। और मैं मानता हूँ ये आपके साथ भी हुआ है ना, कि पहले झूठा केस दर्ज करा दिया, उसके बाद सेकंड केस जो है थ्रेटनिंग का दर्ज करा दिया, तो वहाँ पर आप करोगे क्या? आपके राइट्स क्या है कानून में, ये आपको पता होते नहीं है। आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इट इज़ बेटर वी शुड गो फॉर अ कॉम्प्रोमाइज़। हटाओ यार, कौन टंटे में पड़े। साथियों, अगर ये सोच सबकी होती, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पूर्वजों की, तो क्या आज हम आज़ाद हो पाते? आंसर इज़ नो। साथियों, उन्होंने कहा कि हमें किसी से बैर नहीं है, पर जो हमारे अपने राइट्स हैं अगर वो अफेक्ट हो रहे हैं तो किसी भी रूप में हम ये नहीं कह सकते कि वी आर हैविंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री सर्वाइवल। डेमोक्रेटिक कंट्री ये कहती है कि आपके राइट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार की नहीं है, सरकार लोगों से, लोगों का जो है शासन है। और आर्टिकल 21 जो संविधान का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर डायनेमिक कंसेप्ट। तो जब आप झूठे फंस गए हो, आपको दावपेच नहीं मालूम, तो मैं बता रहा हूँ ना, आप उसको नोट डाउन करते हुए चलो, कोई समस्या नहीं आनी है। केवल हमें कुछ वर्कआउट करने हैं और हम एक अच्छा रिजल्ट जो है ले सकते हैं। साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कॉपी और एक पेन लेके चलिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि भविष्य में कोई समस्या आपको आती है तो ये गाइडलाइंस जो है काफ़ी हद तक आपको सहायता प्रदान कर सकती है। तो घबराने का नहीं है, हमें अपने राइट्स को जो है इन्फोर्स करना है। साथियों, इसी कॉन्सिक्वेंटल में शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जजमेंट जो है ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये पारित हुआ है अंडर क्रिमिनल अपीलेंट जुरिडिक्शन। जो कंसर्न्ड अक्यूज्ड है वो है सालिब उर्फ सलीम, और जो अपोजिट पार्टी है वो है स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पर साथियों 2 FIR हैं, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक है FIR नंबर 122/22, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, और जो इम्प्यून्ड FIR है वो है 175/22। ये है अंडर सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी, जो कि दर्ज हुई थी 11/8/22 को, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने अपील करते हुए जो इम्प्यून्ड रिट थी उसको रिजेक्ट करने के जो है ऑर्डर दे दिए। एंड अल्टीमेटली ये व्यक्ति जो है मूव हुआ बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जो बेसिक FIR है जो मैंने आपको बताया भी था वो है 122/22, जो कि है सेक्शन 376D, 323, 120B और 452 आईपीसी के तहत। और जो वर्तमान FIR है वो इसका कॉन्सिक्वेंटल है। कॉन्सिक्वेंटल क्यों है? क्योंकि इसमें एक बात कही गई थी कि इन व्यक्तियों के द्वारा हमको धमकाया गया फ़ोन के ऊपर और फेस टू फेस भी, कि अगर तुमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया या राजीनामा नहीं करा, एंटायर फैमिली विल बी किल्ड। वो मामला क्या था? सेक्शन 376D, 323, 120B, 452 आईपीसी का। क्लियर हो गया ना आपको? साथियों, कुल मिला के यहाँ पर 2 FIR हैं। एक तो है मेन FIR 122/22 और दूसरी है कॉन्सिक्वेंटल FIR, वो है 175/22। क्लियर हो गया? अब दोनों ही FIR अपने सामने हैं।
एक में तो कहते हैं कि रेप की घटना है या जो मॉडेस्टी उसको आउटरीच किया गया उसकी घटना है, और दूसरे में उसका कॉन्सिक्वेंटल है कि जो अक्यूज पर्सन से इन लोगों ने धमकाया टेलीफोनिकली भी और फेस टू फेस भी कि अगर आपने FIR जो है वापस नहीं ली तो देन यू हैव टू फेस द डायर कॉन्सिक्वेंसेस और किलिंग, हम आपको मार देंगे, यहाँ तक की धमकी भी जो है दी गई। जो कंसर्न अपीलेंट थे ये बिफोर हाई कोर्ट चले गए और इन्होंने प्रेयर करा क्वैश के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, पर हाई कोर्ट ने इनकी प्रेयर को जो है डिक्लाइन कर दिया और जो इम्प्यून्ड मैटर था उसको रिटेन कर दिया। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने एक बात लिखी अपने ऑर्डर के अंदर, इट इज़ मेड क्लियर दैट वी हैव नॉट एजुकेटेड द कॉन्टेंशन रेज बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, the same are left open for the petitioner to raise at the appropriate stage in the appropriate proceeding before the concerned trial court as per law। ये रेमेडी देने का कोई औचित्य नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हो कि हम न्याय कर रहे हैं, हम प्रोसीडिंग को जो है कंसिडर कर रहे हैं, और ऑन द कॉन्ट्री जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है, वाई यू आर लीविंग लेफ्ट फॉर द कंसर्न ट्रायल कोर्ट टू डिसाइड। क्लियर है? तो ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ये समझना चाहिए कोर्टों को भी कि अगर आप जस्टिस दे रहे हो तो या तो रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो। ये लिबर्टी देने से मतलब क्या है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट वैसे भी तय नहीं कर पाती है, मालूम है इन कोर्टों को, और ट्रायल कोर्ट केवल माइंड अप्लाई करती है चार्ज लगाने में, और खुदा ना खासा जज अगर ठीक बैठा हुआ है बात को समझ रहा तो बरी कर देगा, अदरवाइज डायर कॉन्सिक्वेंस जो है हमें फेस करने पड़ते हैं। इस बात से आप सब जो है एग्रीड हैं, पर होता है ऐसा वो जो रियलिटी है। साथियों, यहाँ पर सबमिशंस कहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिए कि जो कंसर्न पिटिशनर है उनको नेम नहीं किया गया है FIR में। Subsequently, during the course of investigation, he was named for the first time in the statement of the alleged eyewitness, जो कि सलमान है, जिसके बयान रिकॉर्ड हुए हैं 12/8/2022 को। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये लोग घटनाओं को बड़ा खड़ा कर लिखते हैं कि भाई ये तो है ही, इसके साथ अन्य लोग भी थे, उनके नाम FIR में होते नहीं है, और एक आई विटनेस खड़ा करती है पुलिस, और वो जो है उस व्यक्ति को नाम लेता है कि इस व्यक्ति के द्वारा भी जो है धमकाया गया। तो यहाँ भी ऐसा हुआ कि सलमान ने अपने 161 के बयानों में कहा कि इस व्यक्ति के द्वारा, जो पिटिशनर है, अपीलेंट है, इसने जो है कंसर्न गवाहों को या कंसर्न व्यक्तियों को जो है धमकाया, जिसके बेसिस पर कुछ धाराएं जो हैं और बढ़ा दी गई। पर जो मेन धारा थी वो थी 195A, जिसको जोड़ा गया, और FIR में कहीं भी ये एलिज नहीं है कि ये सलमान जो है उस समय मौजूद था या उस घटना को उसने भी जो है ऑब्जर्व किया। ये फैटल पॉइंट था, इसको जो है पॉइंट आउट किया गया, और ये फैक्ट जो है वो है अनकॉन्ट्रोवर्टेड। दूसरी बात, एलिगेशन जो FIR में है वो ना केवल एब्सर्ड है अपितु हाइपोथेटिकल है, हाईली इम्प्रोबेबल है, ना तो उसमें डेट है ना टाइम है, जो भी एलिगेशन है वो ओमनीबस है, और जो टाइम और प्लेस बताया गया उस समय पिटिशनर में मौजूद ही नहीं था। वो तो उत्तराखंड में जो है रहता है, एक डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, वहाँ पर ये तर्क जो है दिया गया। हालांकि ये तर्क कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इस तर्क के बेसिस पर कोई भी इन्फ्रेंस ना तो आपके पक्ष में या आपके खिलाफ जो है कोर्ट नहीं ले सकती होगी। इस तरह के फैक्ट्स को जो है प्रूव करना पड़ता है। तो हालांकि इस तरह के फैक्ट को हम मटेरियल फैक्ट नहीं कर सकते जब तक कि ये किसी एविडेंस से जो है सपोर्ट ना हो, और एविडेंस भी सरकारी होनी चाहिए। मींस ऐसी एविडेंस जिस पर कोर्ट जो है डाउट क्रिएट नहीं कर सके और प्रोसिक्यूशन जो है कोई क्वेश्चन रेज ना कर सके। तो ये पॉइंट है, बट मुझे ये पॉइंट जो है मटेरियल नहीं दिखाई दिया इस आर्गूमेंट के अंदर। उनका कहना है कि एलिज्ड FIR जो है टोटली फॉल्स और फ्राइवलस है। अगर FIR को हम रीड करते हैं तो क्लियर कट केस ही मेड आउट नहीं हो रहा। जो एंटायर एलिगेशंस हैं अगेंस्ट हाजी इकबाल या जो कंसर्न बाला है, जो पिटिशनर का फादर इन लॉ है, और जो उसके फैमिली मेम्बर हैं, उनके विरुद्ध है, और वो कंसर्न कर रहे हैं विद सेक्शन 376, 323, 354A, 7/8 पॉक्सो एक्ट से। सबमिशन क्या है कि पिटिशनर जो है वो उस FIR में अक्यूज नहीं है, जिस कारण कोई भी क्वेश्चन कंसर्न अक्यूज को धमकाने का उत्पन्न ही नहीं होता है। तो मोटिव जो है एब्सेंट है, ये इंडिकेट किया है एडवोकेट के द्वारा। ये काफ़ी वैलिड पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आपके पास में है तो उसको ज़रूर जो है इंकॉर्पोरेट कीजिए। कंप्लेनेंट जो है एक हैबिचुअल है टू मेक द सिमिलर बेसलेस फॉल्स एलिगेशन अगेंस्ट अदर पर्सन, और इसने एक ऐसी भी FIR लॉन्च करी थी कि जिससे पॉलिटिकल स्कोर जो है वो सेटल हो जाए, और ये भी जो है कंसर्न विद द पिटिशनर्स फादर इन लॉ मीन्स हाजी इकबाल, एज ही बिलोंग टू द राइवल पॉलिटिकल पार्टी, और ये मेंबर भी रह चुके हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के 2011-16 तक। ये वैलिड पॉइंट है। अगर ऐसा कोई फैक्ट दिखाई देता है आपको आपके केस में भी, तो इसको भी जो है आप रेज कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेस्पोंडेंट हैव इनकरेक्टली स्टेटेड दैट द पिटिशनर इज इन्वॉल्व इन मल्टीपल क्रिमिनल केसेस विदाउट मेंशनिंग द केसेस
एलिजिबली रजिस्टर्ड अगेंस्ट द पिटिशनर, कि वो कौन कौन से केसेस है। ना तो वो किसी गैंग का मेंबर है, ना कोई हैबिचुअल अफेंडर है, केवल वो सन इन लॉ है हाजी इकबाल का, जिस कारण उसको जो है इन्वॉल्व कर दिया गया। उनका ये भी कहना था कि कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है। एफआईआर जो दर्ज हुई है ये कॉन्सिक्वेंटल है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बेसिस एफआईआर है, कोई भी इसका सिर पैर नहीं है, ना तो उसमें कोई केस मेड आउट हो रहा है जिस कारण एफआईआर को जो है वो क्वेश्चन किया जाए। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट पर रिलाई किया जिसका नाम था आनंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी। इनका कहना यह है कि भले ही चार्जशीट फाइल भी हो चुकी है, इसके बावजूद भी ये पिटिशन जो है क्वेश्चन की मेंटेनेबल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तर्कों को रखा गया। सबमिशन दी है स्टेट ने कि जो ये पिटिशनर है ये बिलोंग करता है फैमिली ऑफ गैंग, और ये लोग जो है क्रिमिनल माइंडेड हैं, इंडल्ज हैं इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में। और इनिशियली उसका नाम यदि भी नहीं है एफआईआर में तो क्या फ़र्क पड़ गया, एफआईआर इज़ नॉट द इंसाइक्लोपीडिया, बट जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, फैक्ट रिवील हुए, तो उसका नाम भी जो है ऐड किया गया, सेक्शंस को भी जो है ऐड अपॉन किया गया। और इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट हुई है उसमें नंबर ऑफ पर्सनस को जो है नोटिस जारी किया गया 41A CRPC में, और ये नोटिस भी जो है पिटिशनर को दिया गया, बट ही डिड नॉट गिव एनी हेड टू इट, नॉट रिप्लाई द नोटिस, he did not cooperate with the investigation to find the actual truth, and further he is absconding and he is suspected to have left the country। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तर्क है, इसको आप समझो, इसकी मिस्ट्री क्या है। देखो, जब भी आपको नोटिस आता है 41A का पुलिस के द्वारा, तो उसका रिप्लाई ज़रूर किया करो। आप रिप्लाई करते नहीं हो, ये सबसे बड़ा आपके लिए दुखदाई स्टेप जो है हो सकता है, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है स्टेट कोर्ट में उठाती है कि भाई नोटिस हमने दिया, कोई रिप्लाई कर नहीं पाया। वाई यू आर एडमिटिंग दैट यू आर अक्यूज एंड यू आर कोऑपरेटिंग एज एन अक्यूज, यू आर सिंपली अ पर्सन जो कि रिक्वायर्ड है टू कोऑपरेट। तो ये जरूर बातें लिखा करो उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कॉपरेशन वाली बात है तो लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस आप करो, ईमेल से करो, व्हाट्सएप से करो, मोबाइल से करो, कुछ ना कुछ इनको लिखते रहा करो। तो इससे लगेगा भाई आप जुड़े हुए हो, आपका जुड़ाव है। इवन आपके एडवोकेट को थाने भेजा करो, वो सबमिशन जो है आपके बिहाफ पर देकर आए। थाने वाले नहीं ले हुए तो बाय पोस्ट भेज दो, और अगर बाय पोस्ट का डॉक्यूमेंट वो नहीं लेते हैं तो सेक्शन 27 जनरल क्लॉज एक्ट वहाँ पर फोर्स में आता है, और काफ़ी हद तक जो है आपको हेल्प रहती है। तो मेरा कहना ये है कि हिंदुस्तान में क्राइम होना और झूठा फंसाना दो अलग चीज़ें हैं। भाई क्राइम हुआ या नहीं हुआ ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करनी पाती है, बस उनको जो सामने देखा उसको चिपका दो, और जो बेचारा बंदा फंस गया वो भी इधर उधर भागता रहता है। शांत मन से आप सोचो कि आपको क्राइम में इन्वॉल्व क्यों किया गया, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा सस्पिक्शन है जिसके आधार पर आपको तलब करने के आधार है। सस्पिक्शंस जो है कन्फर्मेशन नहीं है उस एलिगेशन का। सस्पिक्शन को आप और डाइल्यूट कर सकते हो बाय गिविंग द कॉरस्पॉन्डिंग रिप्लाई। आपको अधिकार है रिपोर्ट को पढ़ने का, नहीं दे आरटीआई लगा दो, कोर्ट से ले लो, क्या फ़र्क पड़ गया। आप फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग तो करो, और सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ा हुआ, हाई कोर्ट साथ खड़ा हुआ है, आप मांग करते ही नहीं हो, जिसका फ़ायदा जो है ऐसे लोग उठा लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मटेरियल कलेक्ट हुआ है ऐसा कहना है प्रोसिक्यूशन का, उसमें चेन ऑफ इवेंट जो है प्रूव हो रहा है, जबकि चेन ऑफ इवेंट का होना ये कतई नहीं कहता कि इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी एविडेंस फाइल पे होनी चाहिए जिसके आधार पर हम इंडिपेंडेंट कंक्लूजन जो है ड्राइव कर सकें। और जो एफआईआर है 175/2022 ये रजिस्टर्ड हुई है एट PS मिर्ज़ापुर, और जिसमें टोटल 4 अक्यूज्ड हैं, नेमली खुर्शीद, फारूक, महराज, सुलेमान। और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो नेम है पिटिशनर का वो भी जो है इंक्लूड किया गया। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को जो है एफआईआर क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है, ऑलरेडी जो है चार्जशीटेड हो चुका है पिटिशनर भी, तो देयर इज़ नो रीज़न टू इंटरफेयर। उनका कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें जो स्टेटमेंट कंप्लेनेंट के जो रिकॉर्ड किए गए हैं उसमें से साफ साफ कहा कि शी वॉज स्पेशलाइज टू मेक सेटलमेंट इन एफआईआर नंबर 122/22। तो कुल मिला के जो गैंग ऑफ मेंबर्स हैं ये लोग परेशान कर रहे हैं, जिस कारण जो प्रोसीडिंग्स है बिल्कुल जस्टिफाइड है। कोर्ट ने क्या एनालिसिस करा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट के सामने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेदर द एफआईआर शुड बी क्वेश्चन एज फार एज अपीलेंट इज कंसर्न, वी टेक नोटिस ऑफ फॉलोइंग फैक्ट। कोर्ट ने क्या क्या फैक्ट्स को जो है देखा। द अपीलेंट हैज़ नॉट बीन नेम्ड इन द एफआईआर एज वन ऑफ द अक्यूज पर्सन, और उसके खिलाफ कोई भी एलिगेशन नहीं है एफआईआर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो अगर आप कोई मामला फेस कर रहे हो, चाहे वो एंटी करप्शन का या कोई मामला है, अगर आपका नाम एफआईआर में नहीं है तो एक प्लस पॉइंट बनता है वहाँ पर एस्केप करने के लिए। दूसरी बात, जो स्टेटमेंट है इन्फॉर्मेंट के वो रिकॉर्ड हुए, और स्टेटमेंट में भी जो नेम है अपीलेंट का यदि भी लिया गया है, बट उसकी कनेक्टिंग एविडेंस जो है रिकॉर्ड पर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इन्फॉर्मेंट के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे उसको भी कोर्ट ने जो है कोट किया, और उसके आधार पर कोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला कि ऐसे कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है जिसके आधार पर हम कनेक्टिंग एविडेंस की बात कह सकें। बट इसके बावजूद भी
यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने 147, 148, 149, 195 है, 385, 504 आईपीसी को भी जो है ऐड कर दिया। और जो सलमान के स्टेटमेंट है उसको भी जो है कोर्ट ने यहाँ पर कोट किया। दोनों ही स्टेटमेंट को फिर कोर्ट ने मिला के देखा कि दोनों ही लोग एक डिफरेंट स्टोरी जो है कह रहे हैं, जो कि नरेट है इटसेल्फ इन द एफआईआर में। कोर्ट ने कहा कि वी वुड नॉट गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट सिंस द नेम ऑफ द अपीलेंट herein does not figure in the FIR, it came to be disclosed only for the first time in the further statement of the victim, that itself can be a ground to quash the FIR. However, there are many other attending circumstances emerging from the record of the case. There are many other attending circumstances जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये अक्यूज जो है वो फॉल्सली इम्प्लीकेट हुआ इस केस में। जस्ट बिकॉज अपीलेंट जो है वो सन इन लॉ है कंसर्न्ड क्रिमिनल का, जिसका नाम है इकबाल @बाला, जिस कारण से उसको जो है रॉबिन किया गया है स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा के। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो विक्टिम है इन हर FIR हैज़ नॉट इवन रिमोटली रेफर्ड टू द प्रेजेंस ऑफ सलमान, एंड वी आर हाईलाइटिंग ऑल दिस आस्पेक्ट टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ द एंटायर केस वॉज फॉल्सिफाइड स्टेप बाय स्टेप एंड फैब्रिकेटेड स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर कोर्ट ने 3 बातें लिखी। सबसे पहली बात, जो कंसर्न पिटिशन है उसका नाम नहीं है FIR में। दूसरी बात, सलमान की स्टोरी और जो विक्टिम है इसकी स्टोरी में दिन रात का अंदर है जो सेटअप की गई है FIR में। तीसरी बात, फैक्ट जो है विरोधाभासी आपस में जो है मैच ही नहीं खाते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इनकी प्रेजेंस है मौके पर लेकर उसको भी जो है फैब्रिकेटली जो है एक्सपोज किया गया है। तो कुल मिला के कोर्ट ने कहा कि इट इज़ अ फैब्रिकेशन स्टेप बाय स्टेप। क्लियर हुआ आपको? तो ये चारों पॉइंट मटेरियल हैं जो एडवोकेट के द्वारा रेज किए गए। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम इस तरह के आर्गूमेंट्स को कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट ने यहाँ पर 195A को जो है कोर्ट किया। कोर्ट ने कहा कि इसकी अगर हम प्लेन रीडिंग करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि इफ़ एनी इंडिविजुअल इज थ्रेटेंड विथ एनी इंजरी टू हिज पर्सन और रेपुटेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड सच थ्रेट्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड विद इंटेंट टू कॉज दैट पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, द सेम वुड कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ 195A IPC। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इंग्रेडिएंट है 195A की वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट फाइल पर हैं, जो FIR फाइल पे है, ना केवल कॉन्ट्रोडिक्टरी है, अभी तो ऐसा लगता है कि फॉल्स इम्प्लीकेशन जो है यहाँ पर किया गया है। एलिगेशन जो FIR में है वो क्या है कि अक्यूज पर्सन ने जो है थ्रेटन किया, प्रेशराइज किया कि जो एलिस्ट FIR है 122/22 उसको विड्रॉ किया जाए। बट देयर इज़ नथिंग to indicate that accused person threatened the first informant with intention to compel her to give false evidence before the court of law. The later part of section 195A makes it very much clear. The false evidence means false evidence before the court of law. On such false evidence, if a person is convicted and sentenced, then the person found guilty of administrating threat would be liable to be punished with the same punishment and sentence in the same manner and to the same extent as such innocent person is punished and sentenced. तो कुल मिला के इम्पॉर्टेंट बात क्या है कॉन्टेक्स्ट में कि फॉल्स एविडेंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है 195A के एंगल से, जो ये स्पेसिफिक करता है कि फॉल्स एविडेंस देने के लिए कंपल्सन किया गया है तो ही 195A लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। और 195A जुड़ा हुआ है 191 IPC के तहत। तो कुल मिला के हम एक निष्कर्ष ड्रॉ कर सकते हैं कि 195A IPC को 191 IPC के साथ मिलाकर जो है पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए प्रोसीजर जो है वो है 195A CRPC के अंदर, जो ये कहता है कि एनी विटनेस और एनी पर्सन कंसर्न्ड में फाइल अ कंप्लेंट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 195A ऑफ द IPC। तो ये प्रोविजंस जो है इंडिकेट करते हैं कि किसी विटनेस को या अदर पर्सन को थ्रेट हुआ है, तो इस सिनेरियो में अगर उसे फॉल्स एविडेंस देने के लिए मजबूर किया गया बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, इस सिनेरियो में ही कुड फाइल अ कंप्लेंट फॉर द प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 195A IPC। It goes without saying that such complaint has to be lodged before the court recording the evidence. 195A of CRPC provide करती है remedy just to file a complaint. Now means a complaint as defined under section 2D of the CRPC. अब ये क्या कहता है? Complaint क्या है? Any allegation made to the magistrate in writing or orally with a view to take his action. ये मोटा मोटा आपको समझना है। तो 195A जो है यद्यपि कॉग्निजेबल है, पुलिस के पास पावर है इन्वेस्टिगेट करने का, तो जो बार है 195 CRPC का, तो कुल मिला के कोर्ट ने कहा कि वी आर नॉट गोइंग इनटू द क्वेश्चन वेदर द बार ऑफ सेक्शन 195 CRPC वुड अप्लाई और नॉट। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 386 IPC है उसको भी रिमूव कर दिया, जो कि है रिगार्डिंग द एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट।
तो whoever commit the extortion by putting any person in fear of death or grievous hurt, वो जो है गिल्टी होगा। और एक्सटॉर्शन का मतलब क्या है जो डिफाइन किया गया 383 आईपीसी के अंदर। क्या कहता है कि whoever intensely, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, put any person in fear of injury to that person or any other person or thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security। ये एक्सटॉर्शन का जो है इंसिडेंट हो गया। ये भी जो है कोर्ट ने यहाँ पर कोट किया। तो कुल मिला के नेसेसरी इंग्रेडिएंट क्या है कि विक्टिम मस्ट बी इंड्यूस्ड बाय पुटिंग अंडर फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और एनीथिंग दैट मे बी कन्वर्टेड टू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी जो है मस्ट है और उसकी कंसेंट जो है वो होनी चाहिए बाय पुटिंग हिम अंडर फियर। कुल मिला के एक्सटॉर्शन के केस में जो विल है विक्टिम की दैट इज एम्पावर्ड बाय पुटिंग हिम और हर अंडर फियर और फोर्सफुली टेकिंग द प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल नॉट कम विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सटॉर्शन। पहली बात तो उसको इंड्यूस करो बाय पुटिंग हिम अंडर फियर और उसके बाद उसको कंपेल करो कि वो प्रॉपर्टी को पार्ट विद कर दे या ऐसी प्रॉपर्टी को पार्ट विद करे जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तब जाके सेक्शन जो है अप्लाई होगा। कोर्ट ने इसके अलावा जो पटना हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच है उसका एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है उसको भी यहाँ पर रेफर किया और उसके ऑब्जर्वेशन को जो है कोट किया। उसने यहाँ पर स्पेसिफिक किया कि कहीं भी नहीं है कि उसको अंडर फेयर पुटअप करते हुए 10 लाख रुपए जो है ले लिया अक्यूज पर्सन ने और देयर इज नथिंग ऑन द रिकॉर्ड टू शो दैट देयर वाज एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स मनी बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब तक ये एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं इन द रूटिंग मैनर वी कुड नॉट प्रोसिक्यूट एनी पर्सन इवन अंडर सेक्शन 386 ऑफ द आईपीसी। क्लियर हो गया। तो एंटायर केस पुटअप हुआ है बाय द इन्फॉर्मेंट, ऐसा लगता है कि कॉन्कॉक्टेड फैब्रिकेटेड है। तो जो पैरामीटर हैं एफआईआर क्वेश्चन के वो सेटल्ड है भजनलाल वाले केस में जो कि बेसिक लॉ है, उसको भी जो है कोर्ट ने यहाँ पर कोट किया है और अंतोगत्वा कोर्ट ने जो है इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए स्पष्ट कर दिया कि जो एफआईआर है ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है और कुल मिला के एक झूठी एफआईआर को जो है दर्ज कराते हुए जो कंसर्न अपीलांट है उसको हैरेस किया गया है। तो साथियों इस केस से हम 3 निष्कर्ष ड्रॉ कर सकते हैं कि जब भी इस तरह की एफआईआर है तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करो कि क्या आप प्रीवियस एफआईआर में मुलजिम हो या नहीं हो, आपके क्रिमिनल एंटीसीडेंट क्या है, आपके कनेक्टिविटी क्या है और कनेक्टिविटी उन व्यक्तियों से क्या है जिन पर आरोप है। अगर बेसिक कनेक्टिविटी नहीं है तो सिर्फ आरोप लगा देने से या मर देने से आप मुलजिम नहीं बन जाते। बेसिकली प्रोसिक्यूशन को ये सेटिस्फाई करना है कि जो इंग्रेडिएंट है उसके लाइट में जो फैक्ट है वो कैसे प्रथम दृष्टया मामला जो है कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो बी में गो फॉर द क्वेश्चन फैक्ट शुड बी अनकॉन्ट्रोवर्टेड। इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट हम भी जो है क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं, इसमें कोई लीगली बात नहीं है। तो कुछ मिला के इंपॉर्टेंट लीगल जानकारी है आपके राइट्स को लेके। तो यदि भी हम मुलजिम हो चाहे एंटी करप्शन के हमारे विरुद्ध एक कॉन्सिक्वेंटल एफआईआर आ गई या एक सीधी एफआईआर है उसमें भी ये पॉइंट जो है इन्वॉल्व है तो ये रूलिंग जो है काफ़ी आपकी हेल्प कर सकती है। इसके अलावा अगर आप रेप के जो है आरोपी हैं और एक कॉन्सिक्वेंटल एफआईआर इस तरह की दर्ज हुई है देन दिस साइटेशन इज़ क्वाइट हेल्पफुल टू यू। तो घबराएं नहीं, अपने राइट्स को इन्फोर्स करें, डेफिनेटली विल बी सक्सीडेड। तो साथियों ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे पेज से जो है जुड़े रहें, उसे लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।